ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा गहराई से, एटलीस्ट आई होप कि तुम लोगों ने इन्जॉय किया। हम लोगों ने बार्टर सिस्टम को समझा, उसके लिमिटेशंस को भी हम लोग समझ गए, और फिर हम लोगों ने मनी को समझा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, दैट इज़ मनी इज़ व्हाट मनी डज़। मनी क्या है? पैसा वो है जो पैसा करता है, और पैसा क्या करता है उसके लिए हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस पे नज़र घुमाए थे। प्लीज़ रिमेंबर, तुम लोग ज़रूर बुक रीड करना। बुक रीड करके अगर तुम लोगों को कुछ एडिशनल बातें पता चली तो दैट यू शुड इंक्लूड इन योर नोट्स। ठीक है, वो तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ नोट्स लिखने पे, द मोर यू राइट द मोर यू रिमेंबर। इट्स माई पर्सनल व्यू। मैं कभी डायरेक्ट बुक से कोई भी चीज़ ग्रास्प नहीं कर पाती। मतलब मैं अगर अपने भी पढ़ाई के लिए कुछ भी पढ़ने का तरीका अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं वही बोलती हूँ कि नोट्स आर मैंडेटरी। मैं नहीं बोल रही हूँ डिटेल नोट्स बनाओ, लेकिन बनाओ नोट्स। एक अच्छा तुम्हारा खुद का नोट्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम मेरे जो लोग मेरा कोर्स लिए उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि जो नोट्स मेरा तरीका लिखा हुआ है, साथ के साथ जो बुक में लिखा हुआ है या मैम ने जो लिखाया है, तुम्हें जो समझ में आया है उसको कंपाइल करके छोटे में लिखने का हैबिट डालो। वरना तुम कॉलेज ईयर्स में जाओगे और बड़े होगे तो फिर तुमको समझ में आएगा कि दीदी बड़े होने के बाद हमारे पास कोई परफेक्ट बुक नहीं होगा, हमें बहुत सारे डिफरेंट रेफरेंसेस से पढ़ाई करना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी डिफ़िकल्ट इफ़ यू डोंट कीप और मेंटेन दैट हैबिट फ्रॉम नाउ। ओके, सो अब जो हम लोग टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज़ मनी सप्लाई। तो मनी क्या है वो हम समझ चुके हैं, और मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी समझ गए। आज हम पेपर मनी यूज़ करते हैं, और अगर हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसी को हम लोग टोकन मनी भी कह रहे हैं। तो हम लोग, या इलीगल टेंडर ऑफ कोर्स, तो हम लोग जो मनी यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से पिक्चर में आया, दैट वी हैव कम्प्लीटली अंडरस्टूड। एक बात बहुत क्लियरली याद रखना, इंडिया में मनी से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट, कि मनी का जब भी हम लोग बात करेंगे तो इंडिया में एक अथॉरिटी का नाम आएगा जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए बातों को हम लोग बैंकिंग चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। और मनी में भी कौन से करेंसी, मतलब 1 रुपये 2 रुपये, इन सबको छापने का मिंट या प्रिंट, कॉइन्स मिंट किया जाता है, नोट को प्रिंट किया जाता है। तो करेंसी जो है उसका मिंटिंग या प्रिंटिंग का जिम्मेदारी किसके पास है, वो सब हम लोग सीखेंगे बैंकिंग चैप्टर में। बट ये समझना, जब भी मैं मनी का बात करूँगी तो मोटे मोटे तौर पे इंडिया में मनी बनाने वाला, मनी छापने वाला मेन अथॉरिटी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इससे जुड़े हुए काफ़ी सारी बातों को हम लोग सेंट्रल बैंक वाले टॉपिक में, जो कि आगे होगा, उस पर हम लोग देखेंगे। अब समझो, हम लोग मनी क्या है वो तो समझ गए। अब हम मनी के 2 हिस्सों को समझना चाहते हैं। एक हिस्सा है जो कि है मनी डिमांड, और एक हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। आज हम लोग मनी सप्लाई वाले पोर्शन को देखेंगे। मनी सप्लाई वाले पोर्शन को, डिमांड वाला पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, एंड बिकॉज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरे पास परफेक्ट वो कोई स्कूल बुक है नहीं जो पब्लिश किया हो। क्योंकि मैं सच बोलूँ तो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो पर्टिकुलर बुक्स छपते हैं मैं उनको प्रेफर नहीं करती हूँ, स्ट्रिक्टली प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं सीबीएसई वगैरह बुक्स जो है, संदीप गर्ग पर्टिकुलर बुक है सीबीएसई के लिए, तो मैं उसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मैं वो बुक बहुत तहे दिल से फॉलो करती हूँ। इट्स अ वेरी गुड बुक। सो मैं उसी के ढांचे में, उसी के स्ट्रक्चर में पढ़ाने का कोशिश कर रही हूँ। सो आई एम नॉट श्योर कि जब बाकायदा तुम लोगों को WB बोर्ड का स्पेसिफिक बुक मिलेगा, जयदेव शार्केल वगैरह जो फेमस ऑथर्स हैं उनके, तो उसमें मनी डिमांड कितना डिस्कस किया होगा, कितना नहीं किया होगा, वो बात का बात है। लेकिन मैं हमेशा मैं बोलती हूँ, प्लीज़ बी इंक्लाइन टूवर्ड्स लर्निंग। तुम्हारा नॉलेज एक्सपैंड हो जाएगा। एंड अभी हम लोग जैसे शुरू कर रहे हैं, मतलब अभी हड़बड़ी भी नहीं है। सो जितना तुम पढ़ पाओ, जितना तुम ग्रास्प कर पाओ, उतना अच्छा है। ठीक है, और मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो तुमको क्या दिक्कत है भाई। ओके, देन द क्वेश्चन अराइजेस कि आज हम लोग क्या सीखेंगे मनी सप्लाई के बारे में। देखो प्लीज़ समझना, मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। ये पब्लिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन किया। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। अब क्या क्या दीदी बातें आपने कहा, प्लीज़ अंडरस्टैंड। देखो पब्लिक से मतलब क्या होता है, पब्लिक से मेरा मतलब है मनी प्रोड्यूसर्स नहीं लेना है, मनी यूज़र्स को लेना है।
मनी यूज़र्स में कौन आया? मनी यूज़र्स में जो हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, जैसे हम लोग, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गए, एट्सेट्रा। बात को समझना, मैं कुछ बहुत सिंपल तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हूँ, मैं खुद हूँ, मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, बट मान लो एक पल के लिए मैं खुद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हूँ, RBI। मैं मनी छापती हूँ, मैं मनी प्रिंट करती हूँ, ठीक है। मैं अपने कमरे में पूरा ठूस ठूस कर पैसों का खदान रखी हुई हूँ, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन अभी तक मैंने इन पैसे को इकोनॉमी में रिलीज़ नहीं किया है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो पैसा प्रिंट किया है, इसको वो इकोनॉमी में फ्लोट करवाता है, इकोनॉमी में रिलीज़ करवाता है, ताकि ये हाथों को घुमा घुमा के यूज़ होने लग जाए इकोनॉमी में। अब कैसे वो रिलीज़ होता है वो हम बैंकिंग वाले टॉपिक में देखेंगे, बट मुद्दा यही है कि RBI यहाँ पे नोट छापता है, RBI यहाँ पे नोट प्रिंट किया, ये जो नोट प्रिंट किया है ये सर्कुलेशन में आएगा, तब जाके आम जनता, जिसमें हम हैं, जिसमें बैंक्स हैं, जैसे कि तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सारे बैंक्स के नाम है, डिफरेंट बैंक्स हैं, वो यूज़ करते हैं। सरकारी अथॉरिटीज़, यानी सरकार के भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, तुम लोग पिछले सेमेस्टर में ही पढ़ के आए हो, मनरेगा स्कीम्स, इसमें लोगों को पैसा बांटना है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बांटना है, विडो अलाउंसेस बांटना है, या फिर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देना, उसके लिए सब्सिडी में तो सरकार को खर्चा देना पड़ेगा, वो सब के लिए सरकार को पैसे चाहिए। प्लीज़ याद रखना, पैसा जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास जो मनी मौजूद है, जैसे मेरे कमरे, मैं RBI हूँ, मेरे कमरे में मनी का पूरा पिटारा भरा हुआ है, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। यानी मनी प्रोड्यूसर्स के पास जो पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके पास जो पैसा का वॉल्यूम पड़ा हुआ है, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो अभी तक सर्कुलेशन में नहीं आया, वो अभी तक मार्केट में सर्कुलेशन में, इकोनॉमी में फ्लोट होने के लिए अभी तक रिलीज़ नहीं किया, वो RBI अपने तिजोरी में रखा है। तिजोरी भी शब्द मैं गलत यूज़ करूँ, RBI अभी तक उसको बस प्रिंट करके रखा है, उसको अभी RBI ने सर्कुलेशन में रिलीज़ नहीं किया। सो जो भी मनी प्रोड्यूसर्स के पास पड़ा हुआ है, जो अभी सर्कुलेशन में नहीं आया है, अभी सर्कुलेशन में नहीं आया है, उसको हम लोग मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मान सकते। मनी सप्लाई के पार्ट में सिर्फ उतना ही मनी का वॉल्यूम, सिर्फ उतना ही बल्क ऑफ मनी, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, सिर्फ उतना ही बल्क ऑफ मनी को हम कैलकुलेट करेंगे या गिनेंगे जो कि मनी के यूज़र्स के पास है। हम इंडिविजुअल्स तो मनी छाप नहीं सकते ना, हम बैंक्स जो होते हैं वो तो मनी छाप नहीं सकते। सरकार, याद रखना, RBI सरकारी अथॉरिटी ज़रूर है, गवर्नमेंट बॉडी है, लेकिन वो मेन गवर्नमेंट से हटके है, वो एक अलग इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, अलग है, उसके पास खुद के अधिकार है, वो खुद से डिसीजन मेकिंग करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि सरकार के पास जो पड़े हुए हैं पैसे, वो सब भी सर्कुलेशन का ही पार्ट है। कहने का मतलब ये हो गया कि मनी सप्लाई जब हम बोलते हैं तो वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि इकोनॉमी में मौजूद है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। यानी फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, ऑफ कोर्स प्रीवियस में बात कर रही हूँ, इसमें रात के शाम के 4 बजे जब हम लोगों ने सारा का सारा अकाउंटिंग वगैरह कर लिया, तो हमारे पास रिकॉर्ड दर्ज हुआ कि इस वक्त इकोनॉमी में मनी के यूज़र्स के पास 1000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ये 1000 करोड़ मनी सप्लाई का पार्ट है। ध्यान देना, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नाप के बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस वक्त, इस घड़ी, इस समय इतना पैसा फ्लोट कर रहा है। और तुम लोग पढ़ चुके हो मेरे साथ कि इकोनॉमिक्स में 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं वो 2 नज़रिए की हो सकती हैं। वो स्टॉक कंसेप्ट हो सकता है या वो फ्लो कंसेप्ट हो सकता है। फ्लो का मतलब होता है कि तुम यहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में नापते हो। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स में चले जाओ, डिमांड, हम लोग डिमांड के ही डेफिनेशन में देखे थे कि डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम लोग बोलते थे कि लोग कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्राइस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम।
कहने का मतलब है 1 साल के दौरान, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 साल के दौरान 3 जीन्स खरीदा और हर एक जीन्स 1000 रुपये का था, तो ये 1 साल के दौरान, एक ड्यूरेशन का बात है। 1 साल एक लंबा पीरियड है ना। 1 साल जब बोलते हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, एक पीरियड होता है, तो उसको हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वहाँ पे याद करो, हम लोग जब सप्लाई भी पढ़े थे वो भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट था, सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम लोग वहाँ बोल रहे थे कि प्रोड्यूसर्स कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेचने के लिए तैयार है एक पर्टिकुलर प्राइस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के दौरान या 1 महीने के दौरान। अगेन वहाँ पे भी फ्लो था। इसीलिए बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, वो मनी सप्लाई वर्ड पकड़ लिया वहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स से, और वहाँ से उठा के बोलने लगेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो सप्लाई फ्लो था, इसका मतलब मनी सप्लाई भी फ्लो है। प्लीज़ याद रखो, मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है। वो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं करता, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है कि इस वक्त, इस घड़ी इतने अमाउंट ऑफ मनी के यूजर्स के पास पड़ा हुआ है। दैट्स इट, फुल स्टॉप। अगर तुम लोग कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो, सो यू विल अंडरस्टैंड माई एग्जाम्पल। मैं बार बार देती हूँ क्योंकि उसी से मुझे भी क्लियर हुआ। हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स करते थे, जितना मुझे याद आ रहा है। तो उसमें हमारे पास होता है ट्रेडिंग अकाउंट होता है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग पूरे के पूरे साल के दौरान जो सेल्स हुआ, पूरे के पूरे साल के दौरान जो हमारे तरीके के खर्चे हुए, वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पूरा ड्यूरेशन फॉर द ईयर एंडेड। लेकिन बैलेंस शीट में क्या लिखते हो? बैलेंस शीट जब फाइनली बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च या दिसंबर। एज ऑन यानी इस पर्टिकुलर तारीख हालचाल क्या है, इस पर्टिकुलर। देखो वहाँ पे हम लोग फॉर द ईयर एंडेड नहीं बोले, क्योंकि बैलेंस शीट उस दिन का एसेट और लायबिलिटी का कंडीशन दर्ज करता है ना। उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन क्या हालचाल है। उसी तरीके से मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा लोगों के हाथों पड़ा हुआ है, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। एंड मैं सच बोलूँ, लोग कितने गहराई से इकोनॉमिक्स को समझ पाए नहीं समझ पाए, वो इस क्वेश्चन को पूछते ही समझ में आएगा। उन्होंने कितने कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को समझने की ट्राई की है। अगर तुम उनसे पूछो कि मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है और उनका जवाब आता है फ्लो कॉन्सेप्ट, तो समझ जाओ कि शायद इकोनॉमिक्स इतना गहरा, मतलब मैं यहाँ पे कोई ये नहीं बोल रही हूँ कि यही होता है, बस मजाक में, मस्ती में ये बात कह रही हूँ कि प्लीज़ इनग्रेन कर लो अपने माइंड में ये कि मनी सप्लाई क्या है। वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, समय बिता लिया, इनफ। अब देखो, हम लोग मनी सप्लाई के मेजर्स को समझना चाहते हैं। मेजर्स यानी आरबीआई ने मनी सप्लाई को कैलकुलेट, क्योंकि लोगों के पास जो पैसा पड़ा है, मेजर्स कुछ तरीके M1, M2, M3, M4, और धीरे धीरे समझ में आएगा ये क्यों किया आरबीआई ने, वो अभी हम लोग आज ही के लेक्चर में समझेंगे। लिक्विडिटी के हिसाब से। अब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है कि कोई भी मनी कितना आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है ट्रांजैक्शन करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल तुमको दे रही हूँ, सोना है। सोना को लिक्विडेट करना, सोना को पहले बेचना, उसको फिर पैसे में कन्वर्ट करना, सो दैट तुम ट्रांजैक्शन में यूज़ कर पाओ। तो सोना इतना लिक्विड नहीं है। बात सही है, सोना इतना लिक्विड मनी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बोलूँ तुम्हारे बैंक में पड़ा हुआ, तुम्हारे अकाउंट में जो पैसा है काफ़ी लिक्विड है। हम लोग तो आजकल स्कैनर ऑनलाइन पे करने लग गए हैं, तो काफ़ी लिक्विड, हम बड़े आसानी से उस बैंक में डिपॉजिटेड मनी को यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो लिक्विडिटी के भी इसी को बोलते हैं लिक्विड। पैसा कितना आसानी से ट्रांजैक्शन के लिए। पानी क्या है? पानी का कोई शेप नहीं है, वो समय के हिसाब से, वो जगह के हिसाब से, वो कंटेनर के साइज़ के हिसाब से ढल जाता है। बहुत ही आसानी से वो बहता है, बहुत ही फ्लोटिंग है, बहुत ही आराम से बह जाता है। उसी तरह फ्लोटिंग क्यों मैंने बोला, फ्लोइंग है, बहुत ही आराम से बहता है। सिमिलर तौर पे कोई पैसा कितना लिक्विड है, कितना आसानी से उसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसी को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। आरबीआई ने 1977 से 4 मेजर्स को पकड़ लिया है लिक्विडिटी के आधार पर मनी सप्लाई को नापने के लिए। जो तुम बोल सकते हो कि मनी सप्लाई को नापने के लिए कुछ कैटेगरीज बना दी हैं, हम लोग देखेंगे, एंड फिर आई विल टेल यू द मीनिंग अबाउट इट।
सबसे पहला जो है दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ M1। नाम ही है M1। तो M1 क्या है? M1 में हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले लिखो करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। मैं पहले ये सब मिटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ कुछ बातें बतानी है। ये 3 चीज़ों को हमको लेना है, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक, अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। ये सबसे ज़्यादा लिक्विड नेचर के मनी है। क्या मतलब है इसका? तुम बताओ। पब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या है? पब्लिक का मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है। मतलब पब्लिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के हाथों में जो पड़े हुए हैं वो नहीं, ये बैंकों के पास भी हो सकता है। क्योंकि पब्लिक जो वर्ड है, प्लीज़ समझो, पब्लिक का यहाँ पे सिंपल मतलब है, यहाँ पे पब्लिक वर्ड यूज़ क्या था? पब्लिक का मतलब होता है मनी के यूज़र्स के पास जो करेंसी पड़ा है, मनी के यूज़र्स। पब्लिक का मतलब है मनी के यूज़र्स, और मनी के यूज़र्स सिर्फ हम नहीं है, बैंक भी हैं। तो करेंसी विद द पब्लिक का मतलब है कि नोट्स प्लस कॉइन्स, नोट्स प्लस कॉइन्स जो आम जनता के पास, जो बैंकों के पास यानी मनी यूज़र्स के पास पड़ा हुआ है, वो हम लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो सबसे लिक्विड चीज़ है ना। अरे भाई, मैं पूछ रही हूँ कि मनी को बहुत आसानी से हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। जो पैसा है उसको बड़े आसानी से हम ट्रांजैक्शन के लिए अगर इस्तेमाल कर पाए तो हम लोग उसको लिक्विड मनी बोलेंगे कि हाँ, बहुत आसानी से उसको ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई, जो ऑलरेडी नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में है, पब्लिक ने जो ऑलरेडी करेंसी नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में होल्ड करके रखा है, वो तो आसानी से ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है ना, तो वो सबसे ज़्यादा लिक्विड हुआ। फिर है यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक। अब डिमांड डिपॉजिट्स के लिए मैं यहाँ पे एक नोट लिख रही हूँ। डिमांड डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? आम जनता ने बैंकों में जो पैसा डिपॉजिट करके रखा है, सब डिपॉजिट नहीं यहाँ पे लेना है, हमें सिर्फ वही डिपॉजिट लेना है जो कि आराम से लोग एज पर देयर डिमांड विड्रॉ कर सकें। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मेरे सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा है उसको मैं बड़े आसानी से विड्रॉ कर सकती हूँ। मैं जाऊँ ATM कार्ड से उसको स्वाइप करूँ और बड़े आसानी से मुझे जितना ज़रूरत पड़ा, मेरे अकाउंट में जितना है उस हिसाब से मैंने ड्रॉ कर लिया। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि दीदी आप स्कैनर से आप पे भी करती हैं काफ़ी बार, है ना। स्कैनर स्कैन करने के बाद आप ऑनलाइन फ़ोन पे, GPay ये सब यूज़ करती हैं। तो बड़े आसानी से मैं अपने बैंक में सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इमेजिन करो, हम लोग पढ़ेंगे बैंक वाले टॉपिक में, इमेजिन करो तुमने अपने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल के रखा है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसके लिए अगर मैं ब्रीफली बोलूँ तो यहाँ पे तुम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी बैंक के पास जमा कर देते हो फिक्स्ड पीरियड के लिए। कि फॉर एग्जांपल तुमने 10 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिया 5 साल के लिए। तो ये जो तुमने किया, ये तुम ATM कार्ड से स्वाइप करके विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये एज पर डिमांड विड्रॉ नहीं हो सकता। दीदी मुझे 5 साल से पहले ही ज़रूरत पड़ गया तो तुम बैंक के पास जाओ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो, पेनल्टी तुम्हारे ऊपर लगेगा। लेकिन मुद्दे का बात यह है कि फिक्स्ड अकाउंट में जो पड़ा हुआ पैसा है वो तुम्हारे नीड के हिसाब से, तुम्हारे डिमांड के हिसाब से विड्रॉ नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब हम लोग लिखते हैं डिमांड डिपॉजिट्स तो उसमें हम लोग सिर्फ वही डिपॉजिट्स का बात कर रहे हैं विच आर इजीली विड्रॉएबल, चेक के थ्रू, विड्रॉएबल बाय चेक्स, या फिर बाय क्या बोलते हैं ATM कार्ड्स, थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स, ये सारे। तो ये बताओ लिक्विड है कि नहीं है? लिक्विड किसको बोलेंगे? जो बड़े आसानी से ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जा सके। तो ये तो बहुत ही लिक्विड है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना, हम लोग ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट लेते हैं। नेट DD लिख रही हूँ, डिमांड डिपॉजिट। क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय नेट? मतलब हम लोग इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स को नहीं ले सकते। इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स को नहीं ले सकते। कहने का मतलब क्या है? कहने का सिंपल मतलब है
SBI हो, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा हूँ, मैंने तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया जमा करवा दिया, तुम SBI थे और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा हूँ। जैसे पब्लिक का, जैसे तुम लोगों का अकाउंट खुला हुआ है बैंकों में, वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा नाम का एक अकाउंट मैंने SBI में खोल के रखा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा नाम का अकाउंट SBI में खोल के रखा है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि तुम 1 करोड़ रुपया जो सेविंग्स अकाउंट में, जो ATM कार्ड वगैरह ऑनलाइन पेमेंट मेथड वगैरह के नाम पे बड़े आसानी से जो विड्रॉएबल होते हैं, सेविंग्स अकाउंट में 1 करोड़ रुपया भले ही जमा कर रखे हो, ये 2 बैंकों के बीच में डिपॉजिशन हुआ है, 2 बैंकों के बीच में हुआ ना। मैं एज अ बैंक तुम्हारे पास आई हूँ डिपॉजिट करने के लिए, भले ही वो डिमांड डिपॉजिट है, मैं एज पर अपने डिमांड को विड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन ये हम लोग इसका पार्ट नहीं लेने वाले हैं। क्यों नहीं लेंगे दीदी, क्यों नहीं? तो थोड़े समय का वेट करो, मैं समझाऊंगी। लेकिन एक हिंट दे दूँ कि जो 1 करोड़ रुपया मैंने जमा किया है, ये 1 करोड़ रुपया एक्चुअल में पब्लिक का पैसा है, और बहुत सारे रीजंस है कि हम लोग इसको क्यों नहीं लेंगे। बैंक वाले टॉपिक में मैं एक बार इसको टच अपॉन करूँगी, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ के रखो, बैंकों के बीच में जो डिपॉजिशंस हो रहे हैं, भले ही वो डिमांड डिपॉजिट कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, हम लोग नहीं ले सकते। फिर आ रहा है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, याद रखना, तुम लोग बोलोगे दीदी अभी तो आप मनी सप्लाई के डेफिनेशन में बोली, RBI मनी का प्रोड्यूसर है, उसके पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो हम लोग नहीं ले सकते। तुमने मेरे शब्दों को, मेरे वर्ड्स को बीच से कट कर दिया। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि RBI के पास जो पैसा है वो हम नहीं ले सकते, लेकिन मैंने वहाँ पे एक वर्ड बोला था, RBI के पास जो पैसा सर्कुलेशन में अभी तक आया नहीं है, RBI ने छाप के रखा है लेकिन अभी तक वो सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है, तो फिर हम लोग उस मनी को नहीं लेने वाले हैं। कहने का मतलब समझो ना, जब तक कोई पैसा सर्कुलेशन में नहीं है तब तक वो कागज़ का टुकड़ा ही है। तुम 2000 करोड़ छाप के रखे हो, लेकिन जब तक वो सर्कुलेशन में रिलीज़ नहीं हुआ है तब तक वो एक्चुअल में कागज़ का टुकड़ा है, उनको हम नहीं ले रहे। लेकिन RBI के पास और भी तरह तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, बहुत छोटा फ्रैक्शन होता है, मतलब पूरे बड़े से, मतलब 1% 2% इतना ही होता है ये, इसलिए काफ़ी सारे बुक्स में इसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो अदर डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, सरकार ने कुछ अपने डिपॉजिट्स, कुछ अपने पैसे RBI के पास जमा किए हैं। बात को समझना, हम लोग पढ़ेंगे RBI के फंक्शंस क्या क्या है। जैसे हम लोग अपना खाता खोलते हैं बैंक में, हम लोग अपना अकाउंट खोलते हैं बैंक में, वैसे ही सरकार के बहुत सारे बॉडीज़, डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हमारे जो बाहर के कंट्रीज़ के साथ डिपॉजिट वगैरह करते हैं, उनको अपना अकाउंट RBI में खोलना पड़ता है। RBI बैंकों का बैंक है, पढ़ेंगे हम लोग फंक्शंस में। तो वो सारे सरकार, बाकी सारे और बैंक्स सब RBI के पास अपने खाते खोलते हैं और RBI के पास डिमांड डिपॉजिट के नाम पे कुछ पैसे रखते हैं, वो हम लोग लेंगे। यानी समझो, बैंक आपस में जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो हम नहीं ले रहे, लेकिन ये सारे बैंक, सरकारी डिपार्टमेंट्स, ये सारे जो छोटे पोर्शन डिपॉजिट कर रहे हैं RBI के पास, वो हम लोग ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वो अपने आराम से, बहुत आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। सो बस ये मुद्दा समझ में आ गया कि M1 जो है ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म है मनी सप्लाई का। इसमें करेंसी विद द पब्लिक, यहाँ पे नोट्स एंड कॉइन्स जो इंडिविजुअल्स बैंकों के पास पड़ा हुआ है। भाई बैंक भी तो अपने पास कुछ पैसा कैश में रखते हैं कि नहीं, कुछ पैसा कॉइन्स में रखते हैं कि नहीं? रखते हैं डेफिनेटली। हम लोग नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो हम लोगों को खुजरे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग बैंक के पास जाते हैं तो बैंक बहुत फ्रेश कड़ारा नोट हमें देता है, तो यानी कि बैंक अपने पास कुछ कैश कॉइन्स तो रखता है ना। फिर डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, इसमें नेट डिमांड डिपॉजिट लेना है, और डिमांड डिपॉजिट शब्द का मतलब पता होना चाहिए, और अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI विद RBI। ठीक है, M1 हो गया। अब आ जाओ M2। जब हम लोग M2 में गए तो M2 का दायरा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। यानी मान लो अगर M1 ये है तो M2 थोड़ा ये है, लेकिन याद रखना जैसे हम लोग दायरा बड़ा करेंगे तो M2 में जो एक्स्ट्रा पोर्शंस आएंगे वो M1 में आए हुए पोर्शन से कम लिक्विड है। फिर से समझो मैंने क्या बोला। M1 में तुमने जो जो चीज़ों को शामिल किया, जो भी चीज़ों को शामिल किया, M2 में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन वो M1 में शामिल हुई चीज़ों की तरह लिक्विड नहीं है। वो इतने आसानी से कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, ट्रांजैक्शन के लिए इतना आसानी से यूजेबल नहीं है, इसलिए उनका एक अलग कैटेगरी कर दिया गया M2।
ठीक है, लेकिन वो ऑफकोर्स ज़्यादा चीज़ों को शामिल करेगा। सो अभी हम लोग वो देखते हैं, मिटा रहे हैं। M2। सो व्हाट अबाउट M2? M2 में M1 लेना है, M2 में जो M1 है वो तो लेना ही है, साथ ही साथ यानी जो जो आया था M1 में वो सब ले लो, प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, हम लोग को लगता है पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ वही कुरियर वुरियर का है, बट दैट्स नॉट ट्रू। पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनमें से एक है कि पोस्ट ऑफिस भी एक बैंक के तरह ही पैसा डिपॉजिट करवाता है। सेविंग्स डिपॉजिट के नाम पे ये भी होता है, लेकिन ये उतना लिक्विड नहीं है जितना आमतौर पे कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा डिपॉजिट है वो। जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक क्या होता है अभी भूल जाओ, जो बैंक में तुम लोग अपना खाता खोल के रखे हो सब कमर्शियल है, आरबीआई को छोड़कर सब कमर्शियल है। अलग अलग और कैटेगरीज हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक होकर, वो सब हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर तुमने एसबीआई में कहीं पे भी अपना खाता खोल के रखा है, अकाउंट खोल के रखा है, तो तुम लोग बड़े आसानी से एटीएम कार्ड से, स्कैनर से पे कर देते हो। अगर किसी ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में अपना पैसा रखा है तो वो पैसा भी विड्रॉएबल है, लेकिन वो इतना आसानी से नहीं है कि एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर लोगे या स्कैनर से पे करने के लिए यूज़ कर लोगे। नॉट रियली, मतलब है, लिक्विड है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट ही बता रहा है कि ये लिक्विड तो है, बट उतना नहीं है जितना आम बैंकों में पैसा लिक्विड होता है। और ये लोग यहाँ पे डिपॉजिट क्यों करते हैं? क्योंकि ये सरकारी होते हैं। ज़्यादातर जो बैंक्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स गवर्नमेंट होते हैं। तो सेफ्टी के लिए और भी कई कंसर्न्स हैं, अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, ये सारी रीजंस की वजह से पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं। सरकार यहाँ से, अब वो पैसे का सरकार क्या करता है वो हम लोग लेटर ऑन समझेंगे बैंक वाले चैप्टर में। सो देखो M2 में क्या हो गया, M2 में M1 वाले जितने पोर्शंस थे सब आ गए, प्लस एक और एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया, अलग कैटेगरी इसलिए बनाया क्योंकि ये पोर्शन उतना लिक्विड नहीं है जितना कि ये था। ये सारे आइटम्स जितने लिक्विड थे ये उतना लिक्विड नहीं है, इतना इजी कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ M3। अभी तुम लोगों को टफ लग रहा होगा, बट डोंट वरी, गिव इट टाइम, सब क्लियर हो जाएगा। M3 क्या है? अब लोगों को लगता है ना कि दीदी जैसे M2 में M1 ऐड किए और फिर एक्स्ट्रा कुछ ले लिए, उसी तरीके से M3 में M2 ऐड करेंगे कुछ एक्स्ट्रा। ऐसे दिमाग में इस सिनारियो को मत बिठाओ। M3 इज M1, यानी M1 में जो था, करेंसी विद द पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये लेना है, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। नेट यहाँ पे इसीलिए यूज़ करें, जब भी बैंकों के आगे नेट वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब बैंकों के आपस में जो डिपॉजिशन किए जा रहे हैं वो हम नहीं ले रहे। टाइम डिपॉजिट को ही हम लोग टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स। तुम याद करो M1 में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया था, हम लोगों ने डिमांड डिपॉजिट्स को लिया था, जो इजीली विड्रॉएबल इनटू कैश था, यानी ट्रांजैक्शन के लिए बहुत आसान था। लेकिन बैंकों के पास तो अदर काइंड ऑफ डिपॉजिट्स भी लोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स्ड अकाउंट खुलवाते हैं, FD जिसको बोलते हैं, और भी हम लोग पढ़ेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है एक। तो ये सारे जो होते हैं ये इतने आसानी से विड्रॉएबल नहीं होते हैं, इनको ATM कार्ड से या स्कैनर की वजह से, फ़ोन पे, गूगल पे, इनसे पैसा उठाकर हम लोग पे नहीं कर सकते। तो यानी ये कम लिक्विड है, लेकिन ये भी मनी सप्लाई का पार्ट है ना, आम जनता के पैसे हैं जो बैंकों के पास पड़े हुए हैं, तो ये भी मनी सप्लाई का पार्ट है, लेकिन ये उतना लिक्विड नहीं है। इसीलिए M3 में हम लोग M1 में जो लिए थे ले लिए। क्या क्या था M1 में? करेंसी विद द पब्लिक, फिर तुम्हारा नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, और फिर अदर डिपॉजिट्स। हम लोगों ने बैंक का नेट डिमांड डिपॉजिट तो ले लिया, लेकिन फिक्स्ड वाला भूल गए, जिसको हम लोग टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी कह रहे हैं। तो हम लोग उसको भी शामिल कर लेते हैं M3 में। बोल सकते हैं M3 में तब क्या नहीं आया? M3 में पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड चीज़ नहीं आया ना,
समझो इस बात को। M1 में क्या क्या था, आइटम्स दिमाग में रखो, प्लस ये कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस वाला बात आया नहीं आया। यानी M3 जो है ये एक अलग कैटेगरी है जहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाला बात नहीं है, पूरे बैंक वाले चीज़ को हम लोग कर लिए। तो दीदी M3 में क्यों गए, इसको M3 में क्यों लेके गए? क्योंकि समझना, मैंने क्या बोला, जैसे जैसे तुम हायर M1 से M2 M3 M4 ऐसे जाओगे तो फिर लिक्विडिटी उतना ही कम होते चला जाएगा, उतना ही कम इसको आसानी से ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जा पाएगा। इसीलिए अलग अलग कैटेगरी बनाया गया। M1 के बाद डायरेक्ट M2 में आते वक्त पोस्ट ऑफिस वाले फिगर को शामिल किया, क्योंकि ये M1 जितना लिक्विड नहीं है, मानते हैं, इसीलिए अलग कैटेगरी लाना पड़ा। लेकिन ये M3 में मौजूद टाइम डिपॉजिट्स जितना कम लिक्विड भी नहीं है। कहने का मतलब पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट किया गया है सेविंग्स अकाउंट में, वो बैंकों में रखे हुए डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट जितना लिक्विड नहीं है, इसीलिए अलग कैटेगरी रखा, M2 में रख दिया। लेकिन ये बैंकों में मौजूद फिक्स डिपॉजिट जितना भी सख्त नहीं है, इतना भी सख्त नहीं है, इसीलिए इसको M2 में रखा। और थर्ड कैटेगरी में हम आ गए जहाँ पे हम थोड़े M1 के मुकाबले थोड़े लेस लिक्विड और थोड़े लेस लिक्विडिटी पे चले गए। जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतना लिक्विडिटी कम हो जा रहा है। भले ही मनी सप्लाई का दायरा बढ़ रहा होगा लेकिन लिक्विडिटी कम हो रहा है। कर लिए नोट डाउन। और लास्ट में आ रहा है M4। तो M4 में सब कुछ आ जाएगा, 4 ही मेजर है। M4 कंप्लीट मनी सप्लाई का स्टॉक दिखाता है। सो M4 इज M3। M3 क्या नहीं आया, पोस्ट ऑफिस वाला कुछ भी नहीं आया, तो अब हम लोग लिखेंगे टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। पोस्ट ऑफिस टोटल डिपॉजिट, क्यों टोटल लिखा? क्योंकि दीदी M3 में पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों ने वो सेविंग्स वाला पोर्शन भी ले लिया सेविंग्स डिपॉजिट में, और प्लस जो भी फिक्स डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस में कर रखे वो भी ले लिया। तो टोटल कंप्लीट सिनारियो हम लोगों ने बना लिया पोस्ट ऑफिस का। तो जितना हम M4 में चले गए उतना हमारा लिक्विडिटी कम हो गया है। ठीक है, मनी सप्लाई का स्टॉक बढ़ते जा रहा है। M1 मान लो 100 करोड़ था, M2 मान लो 120 करोड़ था, M3 मान लो 150 करोड़ था, M4 200 करोड़ है। सबसे ज़्यादा मनी सप्लाई का स्टॉक है, क्योंकि सब कुछ शामिल कर दिया आपने। लोगों के पास, बैंकों के पास, अथॉरिटीज़ के पास, यानी मनी यूज़र्स के पास किस किस फॉर्म में पैसा हो सकता था वो सब कुछ आपने M4 में शामिल कर लिया। लेकिन लिक्विडिटी उतना ही कम दिख रहा है इसमें, यानी लेस कन्वर्टेबल इनटू कैश है। ठीक है, इसके मतलब इसके कुछ हिस्से बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। इसके कुछ हिस्से थोड़े मुश्किल है कैश में कन्वर्ट करना, यानी ट्रांजैक्शन में यूज़ करना। ठीक है, तुमको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, कठिन नहीं है। इसको एक बार हम लोग समराइज़ करते हैं, ठीक है, देन इट विल बी क्लियर। आ जाओ, बोलो तो M1 क्या था? तुम लोग भी लिखो, बोलो M1 क्या था? करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, M2 क्या था? M2 M1 था प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। ठीक है, M3 क्या है? M3 इज M2। M3 क्या है? क्या लिख दिया मैंने? M3 इज M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, और लास्ट में है M4 जो कि है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। इसमें थोड़ा सा एक याद रखना, मतलब अभी मैं समझा नहीं पाऊँगी, 12th के पर्सपेक्टिव से समझाना नहीं है मुझे ये, लेकिन याद रखना इसमें क्या बोलते हैं, सेविंग्स सर्टिफिकेट, एक नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट है, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। ज़रूरत पड़ा तो हम आगे के लेक्चर्स में देख लेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, इसको हम लोग नहीं रखते हैं। इतना बस याद रखो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। ये है क्या वगैरह अगर नीड पड़ा तो बताएंगे, नहीं तो बस एज अ थॉट इसको थोड़ा याद रखो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है,
नैरो मनी और ब्रॉड मनी क्या है वो समझ लेते हैं। तो नाउ वी हैव व्हाट इज़ नोन एज नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। तो वही है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है। नैरो मनी यानी कि जिसमें मनी सप्लाई के सिर्फ कुछ हिस्सों को शामिल किया है। तो एज अ कॉन्सेप्ट ये बहुत छोटा है। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में लोगों के हाथ, इकोनॉमी में मनी यूज़र्स के पास पैसे बहुत सारे फॉर्म्स में है, पढ़ ही चुके हैं हम लोग। करेंसी के फॉर्म में है, आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स के रूप में है, डिमांड डिपॉजिट के रूप में है, फिक्स डिपॉजिट के रूप में है, सेविंग्स डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट किया हुआ है, बहुत कुछ है। लेकिन अगर तुम सिर्फ M1 और M2 के हिस्से को लो, यानी तुम्हारा मुद्दा है कि तुम ये जानना चाहते हो कि इकोनॉमी में कितना पैसा है जो बहुत लिक्विड नेचर का है, कितना पैसा है जो लोग बहुत आसानी से खर्च कर सकते हैं, तो करेंसी के फॉर्म में जो होगा, जो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में होगा, जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होगा, कुछ हद तक वो भी लिक्विड है। तो ये जो नैरो मनी है ये एज अ कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, यानी मनी सप्लाई के सिर्फ कुछ हिस्से पे फोकस करता है और ये बहुत लिक्विड नेचर के मनी को डिनोट करता है, क्योंकि M1 और M2 बहुत लिक्विड है। सो M1 और M2 ये इंक्लूडेड है नैरो मनी में, और ये लिक्विडिटी इसका बहुत हाई होता है, ईजिली ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे M3 और M4 को ले आए तो M3 में टाइम डिपॉजिट आ गया था, और M4 में चले जाए तो ऑल द डिपॉजिट्स वगैरह सब कुछ आ गए जिसमें टाइम डिपॉजिट वगैरह भी था। तो M3 या M4 ये जो है ये ब्रॉड मनी के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगेन प्लीज़ इस बात पे तुम्हारे बुक में हो सकता है सिर्फ M2 लिखा हो कि सिर्फ M2 को नैरो मनी बोलते हैं, या किसी किसी के बुक में ऑथर ने सिर्फ M1 को नैरो मनी बोला हो। अगेन इट्स जस्ट अ डेफिनेशन, इट डजेंट मैटर कि तुम किसको नैरो मनी बोल रहे हो, लेकिन चार में से फर्स्ट तो नैरो के कॉन्सेप्ट में आएंगे और लास्ट तो ब्रॉड के कॉन्सेप्ट में आएंगे, और ये लेस लिक्विड है। लेकिन ये बात भी समझ में आ रहा है कि नैरो मनी में सिर्फ आपने कुछ हिस्से ही मनी सप्लाई को शामिल किया है, भले ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है लेकिन इसमें मनी सप्लाई के सिर्फ कुछ हिस्से को शामिल किया गया है। ऑन द अदर हैंड ब्रॉड मनी में आपने मनी सप्लाई के बहुत सारे हिस्सों को शामिल कर लिया, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, बट ये लेस लिक्विड है। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या है समझना। आरबीआई समझो, ये थोड़ा सा आप बड़े हो जाओ, मतलब बैंकिंग कर लेंगे ना, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट वगैरह जब मैं समझा दूंगी तो और बेहतर समझ में आएगा। आरबीआई सोच रहा है कि इकोनॉमी में 10 करोड़ रुपया प्रिंट करके डाले। 10 करोड़ का कितना परसेंटेज लोग जो है वो कैश वगैरह में होल्ड करेंगे, तो बहुत खर्चा करेंगे। कितना परसेंट लोग सेव कर देंगे चाहे टाइम डिपॉजिट या वगैरह के नाम पे, ये सब कुछ आरबीआई को कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि समझो, तो हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट से ये 10 करोड़ एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करने से हैवक हो सकता है, इकोनॉमी बर्बाद हो सकता है। 10 करोड़ तो छोटा रकम है। अगर आरबीआई सोचता है कि मैं 100 करोड़ प्रिंट करके इकोनॉमी में डाल दूँ, इकोनॉमी बर्बाद हो सकता है अगर आरबीआई पहले से ये बात का कैलकुलेशन करके ना रखे कि लोग कितना लिक्विड फॉर्म में इसको रखना पसंद करेंगे, कितना इसको लोग टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इन सब जगह पे रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी के लिए तो बस इसको एज अ पॉइंट याद रखो कि नैरो मनी का कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए किया जाता है। तुम लोग जानते हो आरबीआई कोई भी सेंट्रल बैंक जो पॉलिसीज़ अपनाता है उसको हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है नैरो मनी के लिए, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी एनालिसिस के लिए किया जाता है ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट। बट ये दोनों का दोनों विथ टाइम जब हम लोग बैंकिंग वगैरह सीख लेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। जब हम लोग बैंकिंग वगैरह सीखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। हाई पावर्ड मनी का मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी अगले लेक्चर्स में, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तो तुम लोगों को बेहतर समझ में आएगा कि ये मैं क्या बोलना चाह रही थी नैरो मनी और ब्रॉड मनी डिस्कस करते वक्त, ठीक है। अभी के लिए बस एज अ डिफरेंस इसको याद रखो।